नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। आज टेस्ट का पहला नंबर क्वेश्चन है सर ये आपको कि 96 के समभाजकों का योग और 3600 के विषम भाजकों का योग याद करना। आप लोग का सबका मालूम होगा कि जो रेलवे NTPC और ग्रुप डी का ये डेट है जो घोषणा कर दिया है आपको बीके यादव जो चेयरमैन है रेलवे के, वो 15 दिसंबर से। तो सोच रहे हैं कि आप लोग का टेस्ट के साथ साथ एक टारगेट बैच भी स्टार्ट कर दे। तो आपको टारगेट बैच बहुत जल्द आएगा और वो आपको लाइव होगा और टेस्ट भी लाइव करने के लिए सोच रहे हैं। थोड़ा सा सुविधा अभी नहीं हुआ है लेकिन सुविधा हो जाएगा तो आपको टेस्ट भी लाइव चलेगा और एक टारगेट बैच लाएंगे वो भी लाइव चलेगा। तो मैथ के लिए आप लोगों को कोई टेंशन नहीं करना है सर। मैथ आपको इतना जबरदस्त हो जाएगा कि रेलवे कोई किसी का भी जनरल कंपटीशन कोई भी एग्जाम हो, मैथ का आपको 100% मैथ बनेगा। और मैथ ही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आप 100 में 100% ला सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर आप क्वेश्चन नंबर पहला समझिए। 96 का आपको समभाजक का योग निकालना और 3600 के विषम भाजकों का योग दोनों का निकालना है। तो सबसे पहले 96 का अभाज्य फैक्टर के रूप में लाएंगे तो 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1 और 3600 को जो अभाज्य फैक्टर के रूप में लाएं तो 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। समभाजकों का योग निकालना है कि 96 का समभाजकों का योग कितना होगा। समभाजकों का योग, इसका समभाजकों का योग ज्ञात करना है। यदि समभाजकों का योग ज्ञात करना है सर तो समभाजकों का योग ज्ञात करने के लिए इनके सम वाले पावर में 0 से स्टार्ट नहीं करना। समभाजकों का योग ज्ञात करना है तो सम के पावर में 0 स्टार्ट नहीं करेंगे, इसमें पावर 1 से स्टार्ट करना है। सिर्फ सम वाले में योग निकालना है तो सम वाले का पावर में 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 गुना में सिर्फ सम वाले में 0 नहीं स्टार्ट करना, बाकी सब में 0 से स्टार्ट करना है। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, जहां तक पावर रहेगा उतना तक लिखना है आपको। 2 के पावर 5 का मान 32 है, 2 के पावर 4 का मान 16 है, 2 के पावर 3 का मान 8 है, 2 के पावर 2 का मान 4 है और 2 के पावर 1 का मान 2 है। तो जोड़े तो 8 और 2 10, 16 4 20 और 10 30, 30 और 32 कितना हुआ? 62 हुआ सर। 30 और 32 62। इसको ऐड किए तो 3 के पावर 1 3 हुआ और 3 के पावर 0 का मान 1 हुआ। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। 3 और 1 4 से गुना कीजिए तो आ गया 4 गुना का 8 6 4 24। 248 जो आपको आया इस समभाजकों का योग आया कि 96 के समभाजकों का योग जो है वो 248 है। यहाँ आइए इसका विषम भाजकों का योग ज्ञात करना है कि इनके विषम भाजकों का योग क्या होगा। तो विषम भाजकों का योग ज्ञात करने जा रहे हैं। विषम भाजकों का योग ज्ञात करने जा रहे हैं। 2 के पावर 4 है तो ये सम है। 2 ही एक मात्र है जो सम अभाज्य संख्या, बाकी सब विषम। जब विषम निकालना है तो 2 के पावर को नहीं लेना है, 2 छोड़ दीजिए। सम वाले को छोड़ देंगे, सिर्फ विषम वाले को लेंगे। तो विषम यहाँ 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस का 3 के पावर 2 तक लेना है। यहाँ चले 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। 3 के पावर 2 का मान 9 आया, 3 के पावर 1 का मान 3 आया और 3 के पावर 0 का मान 1। 5 के पावर 2 25 प्लस 5 प्लस 1 ऐड कीजिए। 9 3 12 और 1 13 गुना 25 और 6 31। 13 में 31 से गुना कीजिए तो 13 में 1 से गुना किए 13 का 3 हासिल 1, 13 तिया 39 और 1 40, 403। तो 96 का समभाजकों का योग 248 और 3600 के विषम भाजकों का योग 403। तो समभाजक का योग ज्ञात करना है, उसके पावर में 0 नहीं स्टार्ट करना है, पावर 1 से स्टार्ट करना है।
और विषम भाजकों का योग निकालना है, उसमें सम वाले को छोड़ देना है, सिर्फ विषम लेना है। सम वाले में सम भी लिए और विषम लिए, लेकिन सम वाले पावर में 0 नहीं लिए, 1 से स्टार्ट किए। विषम वाले में सम को छोड़कर सिर्फ विषम को लिए। इन दोनों को जोड़ पूछ रहा है कि 248 और 403 दोनों को जोड़ कितना है। 96 के सम भाजकों का योग और 3600 के विषम भाजकों का योग कितना है। जोड़े 8 3 11 का 1 4 और 1 5 651। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, वही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 2 नंबर क्वेश्चन पर आइए कि 2 नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है। 2 नंबर सवाल पर 2 नंबर जो आपका सवाल है, ये कह रहा है कि 157 फैक्टोरियल को 12 सिर्फ नहीं है, 12 के पावर n कर दीजिएगा, थोड़ा सा हम स्प्रिंट किस 157 फैक्टोरियल को यदि 12 के पावर n से भाग दिया जाए तो n का अधिकतम मान क्या होगा। n का अधिकतम मान निकालने के लिए सबसे पहले 12 को अभाज्य फैक्टर के रूप में लाइएगा। आया 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1, 2 के पावर 2 गुना 3। अब देखना है कि इसमें 2 और 3 का आपको अभाज्य फैक्टर बना, तो जिस तरीका से नंबर्स ऑफ 0 आप फाइंड करते हैं, नंबर्स ऑफ 0 फाइंड करने के लिए 5 की संख्या निकालते हैं, उसी तरीका से 157 में आज 5 की संख्या नहीं ज्ञात करना। ये 2 और 3 में सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 का मान निकालना। क्योंकि लगातार प्राकृतिक संख्या में 2 सबसे अधिक बार आएगा और 3 कम बार आएगा, तो 2 का मान नहीं निकालना है, क्योंकि 2 अभी 2 बार यही है, जितना आएगा उसका दुगना होगा वहां। लेकिन आपको 3 का मान निकालना कि जितना 3 का मान होगा वही n का मान होगा। तो 3 के देखना है कि 3 कितना है फैक्टोरियल 157 में, और फैक्टोरियल 157 में 3 का मान निकालना है, तो 3 से भाग देंगे। 3 से भाग दिए, 5 तिया का 15, 3 गुना 6, 52 बार में कटा। अब 52 को 3 से भाग दीजिए कि 52 को 3 से भाग देंगे तो 17 बार में कटा। शेषफल नहीं लेना, सिर्फ पूर्ण भागफल। और 17 को 3 से भाग दिए तो आपको कट गया 5 बार में, और 5 को 3 से भाग दिए तब 1 बार में। क्या और लगेगा? आप कहिएगा नहीं, सबको ऐड कर दीजिए। 52 17 5 और 1, तो 52 ऐड करने जा रहे हैं। 7 और 2 9, 9 और 5 14 और 1 15 का 5 हासिल 1 रहा, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 75। तो 12 के पावर n में n का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 75 होगा। यह ज्ञात करना सिर्फ 75। जिस तरीका से नंबर्स ऑफ 0 निकालने के लिए नंबर्स ऑफ 5 फाइंड करते हैं, उसी तरीका से इसमें n का मान निकालना था। n अभाज्य संख्या 3 बड़ा था और 2 छोटा था। तो प्राकृतिक संख्या में 2 अधिक बार आता है और 3 कम बार आता है, तो सबसे छोटा वैल्यू जो पॉसिबल होगा ना, उसी का मान फाइंड करना है। तो अब सोने की आवश्यकता नहीं है, अब आप लोग जाग जाइए कि एनटीपीसी का डेट दे दिया है, और किसी तरीका से मेहनत करके आपको एनटीपीसी में जॉब नहीं लेना है, क्योंकि देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन रेलवे आपको निजीकरण करते जा रहा है। तो हो सकता है कि क्या भविष्य में हो सकता है रेलवे का नहीं भी निकल सकता है जॉब। इसीलिए इसी में किसी तरीका से जी जान देकर सिर्फ शरीर को हड्डी ही झलकना चाहिए, उस पर मांस नहीं रखना। मांस को पूरा गला दीजिए मेहनत करके। अगर एक बार रिजल्ट आ गया तो शरीर पर कहां से मांस चला आएगा वो आपको स्वयं पता, खुद पता नहीं चलेगा कि कहां से चला आएगा। तो एकदम खूब मेहनत कीजिए। लॉकडाउन में जो आराम किए हैं वो अब आराम को हराम करके लग जाइए। और आप लोग के साथ मैं भी मेहनत करवाने के लिए आपको तैयार हूं। आप लोग सिर्फ मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 के बाद 3 पर आइए कि 3 नंबर जो सवाल आपको कहा गया वो क्या कहा गया। 3 नंबर सवाल पर आइए कि 3 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। 3 नंबर सवाल है कि समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म दे रखा है कि 1 है, और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है कि कॉमन डिफरेंस है वो 4 है। तो आपको कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी में बताइए कि कौन सा पद इस समांतर श्रेणी में होगा। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये पहला ऑप्शन दे रखा है सर आपको
4551। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है आपको, वो दूसरा ऑप्शन दिया है 10,091। और तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है आपको 7881। और चौथा जो ऑप्शन आपको दे रखा है वो 13,531। तो इस चार ऑप्शन में आपको एक फाइंड करना है कि जो फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 4 है, तो इसमें कौन सा संख्या है जो इस श्रेणी में आ सकता है। मतलब पहला टर्म 1 होगा, दूसरा 4 के डिफरेंस पर 5 होगा, 5 के डिफरेंस पर 4 के डिफरेंस पर 9 होगा, अगला 13 होगा, अगला 17 होगा, अगला 21 होगा। इसी तरीका से कौन सी संख्या है जो इस टर्म में है, आपको देखना है कि इसमें पहला टर्म कौन सा है सर। तो आप देखिएगा कि पहला टर्म है जो कौन सा है 1 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है। तो पहला टर्म को घटा करके जो 4 से विभाजित होगा वही संख्या आपको इस श्रेणी में आएगा। पहला टर्म को घटा करके जो 4 से विभाजित होगा वही इस श्रेणी में आएगा। तो इसको घटाए तो आपको आया 4550। यहां से 1 घटाए तो 10,091 आया, यहाँ 10,090। यहाँ से 1 घटाए तो 15,530 आया, यहाँ से 1 घटाए तो 7880 आया। अब 4 से आपको विभाजित करना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 4 दे रखा है। तो 4 से वे संख्या विभाजित होगी जिनका लास्ट का 2 डिजिट विभाजित होगा। तो लास्ट का 2 डिजिट देखिए कि इसमें 50 है, क्या 50 4 से पूर्णतः विभाजित है? आप कहेगा कि 50 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। यहाँ लास्ट का 2 डिजिट 90 है, क्या 90 4 से पूर्णतः विभाजित है? तो कहिएगा कि नहीं है। 30 लास्ट का 2 डिजिट है, 4 से विभाजित है, यहाँ भी 4 से विभाजित नहीं है। लास्ट का 2 डिजिट 80 4 से विभाजित है, तो आप कहिएगा 4 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी। तो पहला टर्म को घटाकर जो कॉमन डिफरेंस से भाग दिया जाता है, अगर वो पूर्णतः विभाजित है तो आपका आंसर होगा। अभी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट सवाल आइए 3 के बाद 4 नंबर पर, कि 4 नंबर जो आपको सवाल कहा गया वो क्या कहा गया। कितना मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ऐसे फर्स्ट टर्म क्यों घटा दिए। तो ये फार्मूला आपको याद होगा कि Tn बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी। अगर लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म a को घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस d से पूर्णतः क्या होना है? विभाजित होना। तो कॉमन डिफरेंस का गुणज होना है, तो 4 उसका कॉमन डिफरेंस था। फर्स्ट टर्म को घटा के कॉमन डिफरेंस का गुणज होना चाहिए था। नेक्स्ट सवाल आइए आप कि 3 के बाद 4 नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है। 4 नंबर सवाल पर आइए। 4 नंबर सवाल है कि 2222 पर 5555 पावर दिया है, प्लस 5555 के पावर दे रखा है 2222, और विभाजित आपको करना है 7 से। किससे विभाजित करना? 7 से विभाजित करना। अब आपको जो ज्ञात करना है, इसका रिमाइंडर फाइंड करना कि रिमाइंडर कितना होगा। सबसे पहले बात को गहराई से इसको समझिए कि दोनों में आप अलग अलग भाग दीजिएगा कि 2222 के पावर में आपको यही लिख देते हैं कि 2222 के पावर 5555 में 7 से भाग देना, और इसको भी 7 से भाग देना। बीच में जोड़ है तो जोड़ देंगे, गुना है तो शेषफल को गुना कर देंगे। तो आप अलग अलग भाग दीजिए। सबसे पहले देखिए कि 2222 है जो 7 से बड़ी संख्या है, और ये 5555 है जो भी 7 से बड़ी है। तो सबसे पहले 2222 में 7 से भाग दीजिए, तो शेष कितना आता है? शेष निकालना। तो 2222 में 7 से भाग दिए, 7 तिया का 21, 3 बचा 32, 7 चौ 28, और यहाँ भाग दीजिए कि शेष कितना बचा। यहाँ देखिए डायरेक्ट ऐसा नहीं समझ रहे तो यहाँ 7 में देखिए 2222 से भाग 7 से भाग 2222 में दिए, तो 7 तिया का 21, 3 बार में 21, बाकी बचा कितना 12, एक बार में लग गया तो 7, बाकी बचा 5, और 2 आया। 7 से 7 बार में 49, शेष कितना बचा? तो आप कहिएगा 52 में से 49 गया, 3 शेष बचा। तो आप इसको लिखिएगा कि 3 के पावर 5555 में 7 से भाग देंगे, और 5555 में भाग देंगे तो देखिए 7 सत्ते का 49, 7 सत्ते 49,
बाकी बचा कितना 6, यहाँ 65 आ गया और 7 से भाग देंगे तो 9 सत्ते 63, बाकी बचा कितना, आप कहिएगा कि जो बाकी बचा वो 65 में 63, तो 2 बचा 25 और 25 में 7 से भाग देंगे तो 7 या का 21, 4 यहाँ जो आपको आया 4 के पावर 2222/7। तो थोड़ा सा इसको बेसिक समझ लेना। 5555 में 7 से भाग दिए 4 शेष बचा और 2222 में 3 से भाग दिए तो 7 से भाग दिए तो 3 शेष बचा। अब देखिए सर कि क्या यहाँ आप टोसिएंट लगा सकते हैं, तो आप कहिएगा कि हाँ, एक के अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं है, टोसिएंट लगेगा। और अब हर संख्या का टोसिएंट उससे एक कम होता है। 6 का जो टोसिएंट 7 का टोसिएंट 6 होगा। अब इसके पावर में 6 से भाग दे देंगे और इसके भी पावर में 6 से भाग देंगे, बीच में जोड़ है जोड़ देंगे। 5555 में 6 से भाग देने जा रहे हैं कि 6 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा। 6 से भाग दीजिए 5555 में तो 9 छक्के 54, 1 15 बचा, 6 दूना 12, 3 35, 6 पचे 30, 5 3 के पावर कितना बचा 5555 में 6 से भाग दीजिएगा तो 9 छक्के का 54, 1 6 दूना का 12, 3 आया और एक 5 आया, 6 पचे 30, 5 3 के पावर 5 आया और बटा में 7। ऐसा ही यहाँ टोसिएंट से भाग दे देंगे। 6 से भाग दिए तो आपको 2222 में 6 से भाग देकर देखिएगा। 6 तिया का जो 18, बाकी बचा 4 और 7 छक्के 42, यहाँ आपको आ गया 2 बचा, 4 के पावर 2/7। ये भी दोनों का आपका 3 के पावर 5 और 4 के पावर 2 का मान निकाल करके 7 से भाग देना। तो ये आपको सिर्फ इतना इसलिए आपको समझाए सर कि टोसिएंट लगाने के लिए आपको आ जाए। टोसिएंट वहां लगता है कि जहां 3 और 7 में कोई कॉमन नहीं है, अर्थात HCF कितना होगा 1 होगा। आपको इतना नहीं करना, डायरेक्ट यहां देखना है कि 22 के पावर 55 है और 55 के पावर 22 है। यहां से आपको एक फैक्टर निकालेंगे कि इनका जो कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों का जोड़ देना है बेस। 22 प्लस 55 ऐड किए तो आपको आ गया 7777। अब इस सिर्फ 7777 में 7 से भाग दीजिए कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहिएगा 7 से विभाजित रिमाइंडर 0। या तो 3 के पावर 5 में 7 से और 4 के पावर 2 में दोनों को ऐड करके 7 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा जो यहाँ भी आएगा। तो जब भी इस तरीका से आपका दिखाई दे बेस पावर पावर और बेस, तो दोनों का कॉमन फैक्टर निकाल करके आपको आंसर करना है। नेक्स्ट सवाल आइए 4 के बाद 5 नंबर पर कि 5 नंबर जो सवाल कह रहा है वो क्या कहा जा रहा है। या तो आप टोसिएंट इसमें लगाइएगा या तो कॉमन फैक्टर निकाल देंगे, उससे निकाल दिया आसान हो गया। आपको टोसिएंट भी लगाने के लिए बताया गया। नेक्स्ट सवाल जो आपको है ये 5 नंबर है। 5 नंबर सवाल आपको कहा सर, यदि n फैक्टोरियल के अंत में फैक्टोरियल n है, इनका जो अंत में शून्यों की संख्या है वो 73 है, तो आपको कौन सा निम्नलिखित में से सत्य है ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 295 और दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 300 और तीसरा ऑप्शन 290 दे रखा है और चौथा दे रखा है नन ऑफ दिस, इसमें से कोई पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि नंबर्स ऑफ 0 73 किस ऑप्शन में आ रहा है। इसमें ऑप्शन बाय चलना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। नंबर्स ऑफ 0 निकालने के लिए नंबर्स ऑफ 5 निकालना पड़ेगा कि n का मान कौन सा है, फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n का मतलब 295 फैक्टोरियल, 300 फैक्टोरियल और 290 फैक्टोरियल। तो 1 से लेकर के 295 तक के गुना करेंगे, नंबर्स ऑफ 5 निकालना है। तो 295 में नंबर्स ऑफ 5 निकालने के लिए 5 से भाग देना पड़ेगा। 5 से भाग दीजिए 295 में, अगर ये 300 रहता तो पूर्णतः आपको कट जाता 60 से। 300 नहीं है, या अलग अलग भाग लगाइए। 29 में 5 से लगाए तो 5 5 25, हासिल बचा कितना 4, 9 25 का 45, 59 बार में। 59 में फिर भाग लगाइए 5 से, तो आप कहेगा कि 59 में भाग 5 से लगाएंगे तो ये आपको लग गया 11 बार में 55। सिर्फ शेषफल को नहीं लेना, पूर्णतः भागफल लेना। और 11 में 5 से भाग दीजिए तो 2 बार में लगा और भाग नहीं लगेगा, ऐड कर दीजिएगा। 59 और 11 70 और 2 72, नंबर्स ऑफ 0 72 आया, लेकिन लाना है कितना 73 लाना है, अर्थात पहला ऑप्शन नहीं होगा।
300 पर चलिए, अगर 300 का मान निकालेंगे तो 5 से भाग दिए तो 60 आया, और 60 में 5 से भाग दिए तो 12 आया, और 12 में 5 से भाग दिए 2 आया। 60 और 12 72 और 2 74, 74 लाना था, 73 ये भी नहीं। अब बताइए 290 तो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 295 का निकालते हैं तो 72 ही आता है, तो 290 निकालेंगे तो 72 से कम आएगा, अर्थात ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। नेक्स्ट सवाल आइए 5 के बाद 6 नंबर पर। 6 नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है? 6 नंबर जो सवाल बोला, ये बोला जा रहा है 6 नंबर सवाल, एक विक्रेता किसी सामान पर 12.5% छूट देता है, 12.5% छूट देता है और 40% लाभ लेता है, तब कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ये बताए थे पिछले भी सेट में सर कि सीपी और एमपी का जब भी रेशियो निकालना है तो 100 में से डिस्काउंट प्रतिशत को घटा देते हैं तो सीपी, और 100 में प्रॉफिट प्रतिशत जोड़ देते हैं तो एमपी होता है। बताइए कि 12.5% छूट दिया गया, तो जब भी 12.5% छूट दिया तो 87.5%, और 40% का लाभ लिया, 100 में जोड़ दीजिए तो कहिएगा 140%। 87.5% का जो मान आएगा वो आएगा 7/8, और 40% का मान आएगा वो 7/5 आएगा। 140% का मान फ्रैक्शन वैल्यू 7/5 आता है। 7 से 7 समाप्त क्रॉस गुना किए तब 5:8, मतलब क्रय मूल्य का अनुपात 5 है और अंकित मूल्य का अनुपात 8 है। तो 5 से 8 कितना बढ़ा? तो आप कहेगा कि 3 की वृद्धि हुआ है। किस पर? 5 पर। प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना कर देंगे, 20 से 100 कटा 5 बार में, और 20 में 3 से गुना किए तो 60%, मतलब क्रय मूल्य से 60% अधिक इस वस्तु का अंकित मूल्य है। नेक्स्ट सवाल आइए 6 के बाद 7 नंबर पर, कि 7 नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है? 7 नंबर जो सवाल बोला गया, ये कहा गया कि ताजे अंगूर में 90% पानी है। कोई भी फल होता है उसमें फल में जो आपका होगा वो छिलका होता है और पानी होता है, छिलका और पानी। तो ताजा अंगूर है, इसमें आपको जो पानी का परसेंटेज दे रखा है फ्रेश फ्रूट 90% पानी है, तो हम कहेंगे छिलका इसमें कितना होगा? तो आप कहिएगा कि 10। लेकिन सूखा फल में जो आपको अंगूर में कहा उसमें 20% पानी, तो हम कहेंगे कि छिलका होगा 80। कोई भी फल होता है उसमें छिलका और पानी होता है। जब भी सूखता है सर फल का तो पानी सूखता है, छिलका नहीं। यहां से जो रेशियो आपको आएगा कट करके वो 4:1 आया, और यहां से जो रेशियो कटकर आया 1:9 आया। तो जब भी आपको कांस्टेंट करना है, इस सवाल में कांस्टेंट छिलका को करना। सूखा फल में छिलका का अनुपात 4 दिया है और ताजा फल में छिलका 1 दिया है, लेकिन यहां भी 4 होना है। 4 करने के लिए रेशियो में 4 से गुना करेंगे तो ये 4:9 आया, 4:36, और यहां से गुना करेंगे तो ये 4:1। अब देखिए छिलका बराबर हुआ 36, 4 टोटल अनुपात में आ जाएगा 40, और 40 का मान दे रखा है 25। 1 का मान निकालेंगे तो 25/40। आपको मान निकालना है 4 और 1 5, सूखा फल का मान, तो 5 का मान निकालिए। 25/40 में 5 से गुना कर दीजिए तो 8×5=40। ये आपको कटा 25/8। पॉइंटों में ला करके देखिए कि पॉइंट में मान कितना आता है। अच्छा सॉरी गलती हो गया, आपको 20 kg दे रखा है, 25 नहीं है 20 है। तो 40 का मान 20, 1 का मान आधा हो जाएगा 1/2, तो यहाँ 5 का मान ज्ञात करिएगा। 25 नहीं 20 kg दिया हुआ है, तो 5 का मान 5 में 1/2 से गुना किए तो 2.5। तो जब भी आपको कांस्टेंट करना है सर तो छिलका को कांस्टेंट करना है। पानी कांस्टेंट नहीं होता है, पानी घटते बढ़ते रहता है। थोड़ा सा बात ये समझिए कि एलिगेशन में आपको बताए हैं मिक्सर में कि जब भी आप जिसकी मात्रा मिलाते हैं उसकी मात्रा में वृद्धि होती है, या जिसकी मात्रा में कमी करते हैं उसी की मात्रा में कमी होगी, और जिसकी मात्रा कमी नहीं होता है उन्हीं को क्या करना है? इक्वल करना है, कांस्टेंट। तो 20 kg पहले प्रारंभिक में अंगूर था,
ताजा में अंगूर 20 केजी और 90% पानी था, तो उसमें एक्चुअल में मटेरियल उसमें कितना था सर जी, छिलका? तो आप कहिएगा कि 20 में 10% छिलका था। अब सूखा फल पता नहीं है, माने कि सूखा फल x केजी होगा, इसमें 20% पानी है, तो आप कहिएगा कि 80% छिलका होगा। इन दोनों इक्वेशन आपस में बराबर कर दिए, छिलका को बराबर किए, कटेगा काट देंगे। 20 से 80 कटा कितना बार में? 4 बार में, और 2 से 2 4 बार में, और 5 से कट गया 2 बार में 10। x बराबर आ गया 5/2 का मतलब 2.5 केजी। ये आपको सूखा फल होगा। तो दोनों में किसी एक तरीका से आपको बना देना है एग्जाम में, या तो आप रेशियो में वहां बराबर कर दीजिए या यहाँ डायरेक्ट बराबर कर दीजिए। छिलका को बराबर किए, 20 का 10% जो छिलका है वही x का 80% छिलका आपस में बराबर है, x बराबर 2.5 केजी। नेक्स्ट सवाल आइए 7 के बाद 8 नंबर सवाल पर, कि जो 8 नंबर आपको सवाल कहा गया वो क्या कहा गया सर? 8 नंबर सवाल, तो 8 नंबर सवाल पर आ जाइए। 8 नंबर जो सवाल बोला जा रहा है, कक्षा में उपस्थित 30 विद्यार्थी और एक अध्यापक की आयु 0.5 वर्ष कम जाता है। क्यों कम जाता है? क्योंकि उसमें अध्यापक अलग हो जाते हैं, और पहले जो था आरंभ में वो औसत 14 वर्ष था। आरंभ में, रस्म में नहीं, आरंभ उसको कर देना कि आरंभ में 14 कीजिए। बताइए कि 30 स्टूडेंट और एक अध्यापक, 31 का जो एवरेज था वो 14 था। अध्यापक जी चल गए तो बाकी कितना बचा सर जी? 30 बचा। अध्यापक चले गए तो बाकी स्टूडेंट ही 30 बचा है। आपको अध्यापक का मान निकालना है कि जो अध्यापक जी का एज है वो कितना का है। बात को समझिए कि अध्यापक सहित स्टूडेंट का जो एज है वो 14 वर्ष है। अगर अध्यापक जी भी 14 वर्ष का होता तो 14 वर्ष लेकर चले जाते। इनका एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। आज एवरेज में परिवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यदि अध्यापक 14 वर्ष से ज्यादा होता, मतलब 14 वर्ष से ज्यादा लेकर अध्यापक चले जाएंगे, एवरेज में कमी हो जाएगा, और 14 वर्ष से कम के अध्यापक चले जाएंगे तो एवरेज में वृद्धि होगा। आज प्रश्न में देखिए कि एवरेज में कमी हुआ कि वृद्धि हुआ। आप कहिएगा कि सर एवरेज में 0.5 वर्ष की कमी हो गया, मतलब 14 से ज्यादा वाला अध्यापक चले गए। एक पर 0.5 वर्ष की कमी है, तो ऐसा 30 विद्यार्थी पर कमा, तो 30 पर कितना कम गया? आप कहिएगा कि 15, मतलब 15 वर्ष ज्यादा लेकर चले गए अध्यापक जी। कितना वर्ष? 29 वर्ष का। इससे बात नहीं समझ में आया तो आप मूल तरीका से करिएगा कि 31 का 14 और 30 का जो आपको है 0.5 मतलब 13.5, इनको गुणा करके घटा देंगे, अध्यापक जी का मान आएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, कहना कि जाता 14 का तो कोई एवरेज में नहीं कमी नहीं वृद्धि, कम का जाएगा वृद्धि होगा और ज्यादा का जाएगा कमी होगा। तो कमी हो गया 15 वर्ष के। क्यों? क्योंकि 15 वर्ष ज्यादा लेके चला गया। 14 जाना था, 15 ज्यादा लेके गया, 29 वर्ष वाला चला गया। नेक्स्ट सवाल आइए कि 8 के बाद 9 नंबर सवाल जो आपको कहा, वो 9 नंबर सवाल क्या कहा सर जी? 9 नंबर सवाल पर आइए। 9 नंबर सवाल है कि एबीसी किसी काम को क्रमशः 9 पर आइए, टाइम एंड वर्क का दिया गया है। आप लोग को कितना अच्छा तरीका से टाइम एंड वर्क चैप्टर, मतलब हर एक चैप्टर पढ़ाया गया था। लॉकडाउन में आप लोग नहीं मेहनत करे होंगे, इसीलिए थोड़ा सा भूल रहे होंगे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब रिवाइज होगा। अब मेहनत कम नहीं करना, क्योंकि अब हम लोग का मेहनत करने का समय आ गया है, और मैं आप लोग से मेहनत करवा कर ही रहूंगा। किसी तरीका से बेरोजगारी अब दूर आप लोगों को करवा दूंगा। बेरोजगार शब्द लगवाया था आपके आगे, लेकिन बेरोजगार शब्द अब हटवा देना। तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर इतना कीजिएगा कि जो दोस्त आपको नहीं जान रहे हैं उनको भी लाभ पहुंचना चाहिए। लॉकडाउन में घर पर सब मिलकर रेलवे में आप जाइए सब लोग, और दोस्त को भी बताइए। जो चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिए, और दोस्त को भी बताइए कि पीके सर भी अपना घर ही पर अभी हैं, क्योंकि पटना में नहीं है, इसीलिए सेवा अभी नहीं कर रहे हैं इंस्टीट्यूट से, घर पर हैं और घर ही पर से आप लोग का सेवा दे रहे हैं। जितना सुविधा होगा, अभी
1-2 सप्ताह तक ऐसा ही चलेगा, लेकिन सोच रहे हैं आप लोग का कि लाइव का व्यवस्था हो जाए, और लाइव के लिए यहाँ नेट नहीं चल रहा। मैं बात किया हूं अभी एक वाईफाई से, अगर वो लगाने के लिए तैयार हो जाता है तो वाईफाई लग जाएगा, तो आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड किया जाएगा, टारगेट बैच भी देंगे आपको। तो 9 नंबर जो सवाल आपको है, एक आ गया ABC कि ए करता है किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को कर देता है 12 दिन में, और सी उसी काम को कर देता है 16 दिन में। सबसे पहले इसका बताए थे कि एलसीएम लो, 8, 12, 16 का एलसीएम कहिएगा 48। 48 काम 8 दिन में करता है, 1 दिन में 6 काम, 12 दिन में 48 काम, 1 दिन में 4 काम, 16 दिन में 48 काम, 1 दिन में 3 काम। किस तरीका से काम कर रहा कि ए काम करेगा 2 दिन, फिर बी आएगा तो 2 दिन करेगा, फिर ए करेगा 2 दिन, बी करेगा 2 दिन। 75% ए बी काम करता है, और बाकी जो बचेगा तो शेष काम सी करेगा। तब काम कितना दिन में होगा बताइए सर, कि अगर 48 का 75% और 75% का मान 3/4 होता है, तो 48 का जो 75% मान है वो आपको काटिए 48 का 75%, तो 48 का 75% मान 36 आया। तो 36 काम ए और बी के द्वारा करवाना है, बाकी जो शेष काम बचा तो शेष काम सी है जो अकेला काम करेगा। तो ए करता है 1 दिन में 6 काम, इसको 2 दिन लगातार काम करवाना है, तब 12 काम करेगा। फिर अगला दिन आएगा बी करने, 1 दिन में 4 काम, 2 दिन काम करवाए तो 8 काम किया, 12, 8, 20 हुआ है। कितना काम करवाना था? 36। फिर ए को बुलाइए और ए को 6 काम 2 दिन तक करवाए, तब 12 काम और कर दिया, 12, 8, 20 और 12, 32। अभी भी 4 काम और करवाना है, तो बी अब 2 दिन नहीं करेगा, बी का 1 दिन का और काम रहा, टोटल 36 काम हो गया। शेष काम कौन करने आ रहा है? आप कहिएगा कि शेष जो 12 काम है वो सी करेगा, और सी करेगा 3 के दर से, तो सी करेगा 4 दिन। कुल टाइम पूछा कि कुल कितना दिन लगेगा, तो कहिएगा 2 दिन और 2 4, 4 2 6 और 1 7 दिन ए और बी किया है, और 4 दिन सी किया है। टोटल कितना दिन? 11 दिन में काम समाप्त हो गया। नेक्स्ट सवाल आओ 9 के बाद 10 नंबर सवाल पर। 10 नंबर जो सवाल आपको बोला गया, एक कहा गया 10 नंबर की 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस का कॉसेक थीटा इनटू में दे रखा है। 1 प्लस कॉट टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का इनका संख्यात्मक मान ज्ञात करना। आपको कहे कि जब भी इस प्रकार का आपका सवाल दिखाई दे, तो सबसे पहले देखना है आपको कि अगर साइन थीटा या तो कॉस थीटा रहेगा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री देंगे या तो 90 डिग्री देंगे। लेकिन अगर मिक्स रहे, साइन थीटा कॉस थीटा के अलावा टेन कॉट से कॉसेक आ जाए, तब आपको थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करना किसी भी कंडीशन में। यहाँ साइन और कॉस नहीं है, टेन और कॉट सभी मिला हुआ है। थीटा बराबर 45 डिग्री दिए तो कॉट 45 का मान 1 और कॉसेक 45 डिग्री का मान √2, टेन 45 डिग्री का मान 1, सेक 45 डिग्री का मान √2। जोड़े तो 1 और 1 2 माइनस √2, इसको ऐड किए तो 1 2 प्लस √2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 के स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 में से 2 चला गया 2। तो साइन और कॉस रहेगा तो 90 डिग्री या 0 डिग्री पुट करेंगे, मिक्स रहेगा थीटा का मान 45 डिग्री पुट करेंगे। नेक्स्ट सवाल आओ 9 10 के बाद 11 नंबर सवाल। 11 नंबर जो सवाल आपको बोला जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है? 11 नंबर सवाल पर आओ, सॉरी 13 लिख दिए। 11 नंबर जो सवाल है, कहा कि एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, ज्योमेट्री में सबसे महत्वपूर्ण जो है आपको ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानकारी होगा, पीछे कई सेट में आपको ये बताए थे। आज भी राइट एंगल ट्रायंगल कोण भी 90 डिग्री दे रखा है। इनका 2 गो माध्यिका दे रखा है,
कि एक एडी है और एक सीई है। किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे छोटा माध्यिका को छोड़कर, मतलब सबसे छोटा माध्यिका इसका कर्म पर होता, बाकी दो माध्यिकाओं का वर्गों का जो योग होता है एडी स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर, इनके माध्यिका के वर्गों का योग 5/4 गुना कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। एडी का मान दे रखा है सर कि एडी का मान है वो 3√5/2 है, तो 3√5/2 के स्क्वायर प्लस सी का मान निकालना है, एक्स मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, और एसी का भी मान दे रखा है 5/4 गुना 5 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 और √5 के स्क्वायर 5, और 5 में 9 से गुना किए 45/4 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 125/4, 4 से गुना किए तो 45 प्लस 4x स्क्वायर बराबर 125, अर्थात 4x स्क्वायर बराबर 45 चला गया तो आपको आ गया 80, एक्स स्क्वायर बराबर 20। ये बताइए सर कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 20 है तो एक्स बराबर √20, √20 को 2√5 लिख सकते हैं, तो 2√5। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसी को सिर्फ ध्यान रखना, याद रखना कि समकोण त्रिभुज में दो माध्यिकाओं के वर्गों का योग 5/4 गुना कर्ण स्क्वायर होता है। या तो आपका ये भी रिलेशन होगा कि एडी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर बराबर, ये देखिए यहां से छोटा एक कर्ण आ जाएगा, ईडी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, इन दोनों कर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो नेक्स्ट सवाल आइए सर, 11 के बाद जो 12 नंबर सवाल है, ये कहा गया 12 नंबर पर आइए। 12 नंबर सवाल कहा कि त्रिभुज एबीसीडी में कोण ए का बाह्य द्विभाजक। हम आपको बताए थे पिछले सेट में कि ए एंगल बाई सेक्टर थ्योरम है, और या तो आंतरिक समद्विभाजक रहे या बाह्य रहे, इनका जो एबी और एसी का रेशियो होगा वही रेशियो बीडी और डीसी का होता है। या तो इंटरनल एंगल बाई सेक्टर हो या तो एक्सटर्नल। अब ये है जो आपको एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर कहा गया, बाह्य कोण ए का बाह्य द्विभाजक कहा गया, ए बी सी, और कोण ए का बाह्य द्विभाजक डी पर मिला है, तो भी यही रिलेशन होगा ए बी बटे ए सी और बराबर बी डी बटे डी सी। तो जो ए बी और ए सी का मान होगा वही बी डी और डी सी का रेशियो होगा। तो ए बी और ए सी का जो रेशियो है वही बी डी और डी सी का रेशियो है। मान इस पर बैठाइए सर कि मान क्या कहा जा रहा है। ए बी का जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 10, तो आप कहिएगा कि ए बी का जो मान है वो 10 है, यही रिलेशन। ए बी बराबर 10 दे रखा है, 10 हो गया। और बीसी एसी का जो मान दे रखा है, ये दे रखा है एसी का मान 6। बीडी का मान हमको पता नहीं, बीसी का मान 12 दे रखा है, बीडी मतलब सीडी का एक्स माने, तब बी और डी 12 प्लस एक्स और बटे में एक्स काट दिए, 5 से और 3 से 2 बार में क्रॉस गुना किए तो 5x प्लस 36 बराबर प्लस 3x, 3x 5x का अंतर 2x बराबर 36, तो x बराबर आपको आ गया 18। यही CD का मान ज्ञात करना था और CD का जो मान आया वो 18 आ गया। तो ये फार्मूला दोनों ही कंडीशन में है, या तो इंटरनल हो या तो एक्सटर्नल हो। नेक्स्ट सवाल आप आइए कि जो नेक्स्ट नंबर सवाल है सर, वो नेक्स्ट नंबर सवाल 12 के बाद 13 नंबर पर आइए। 13 नंबर जो सवाल बोला वो क्या कहा जा रहा है इसके बारे में समझना। एक अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल, और अर्धवृत्त का त्रिज्या जो दे रखा है वो 20 दे रखा है, कि अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है। इसमें बनाए गए सबसे बड़ा से बड़ा वर्ग ज्ञात करना है कि इनका सबसे बड़ा से बड़ा वर्ग है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि केंद्र से जितना परिधि पर रेखा खींचा जाता है वो सभी त्रिज्या होता है। तो एक त्रिज्या है सर, और त्रिज्या दे रखा है कि 20 है। त्रिज्या कितना दे रखा है 20।
केंद्र से परिधि पर ए बी सी और डी। तो ओ और डी है जो 20 है। केंद्र से परिधि पर खींचे गए सभी रेखाएं त्रिज्या होता है। अगर वर्ग का भुजा हम ए माने तो सभी वर्ग का भुजा बराबर होता है। ये केंद्र से यहां तक आया वो हाफ हाफ आएगा। ये भी a/2 आएगा और ए भी a/2 आएगा। ये देखिए कि अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री क्यों? क्योंकि वर्ग के सभी को 90 डिग्री होता है। 90 के सामने क्या होता है? कर्ण। तो आप कर्ण के स्क्वायर 20 स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर a/2 के स्क्वायर 400 बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4। 400 प्लस a स्क्वायर और a स्क्वायर बाई 4। तो 400 बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4। यहां से हम सोल्व करेंगे। एलसीएम 4 आया तो 400 बराबर ये आपको 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4। 4 से गुना हो गया तो ये आपको 800 हुआ बराबर 5a स्क्वायर। और 5 से काटे तब a स्क्वायर बराबर काट दीजिए। 5 से काटिए कि कितना आया? 5 से काटेंगे 800। तो ये जो 5 से आपको काटेंगे, 5 से यहां काटते और गुना कर देते 4 से तो और आसान हो जाता। इसको सोल्व करके अभी हम लाए 5a स्क्वायर बाई 4। तो 5 से इसको काट दिए तो 80 बार में कट गया। 8 पचे का 40। a स्क्वायर बराबर 320 आ गया। a स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 320। आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा ही स्क्वायर है। भुजा का मान 320 दे रखा। 320 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल आइए 13 के बाद 14 नंबर पर कि 14 नंबर जो आपको सवाल बोला सर, ये 14 नंबर सवाल क्या बोला? 14 नंबर सवाल समझिए। 14 नंबर जो सवाल है ये आपको कहा गया 14 नंबर सवाल कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर। समलंब चतुर्भुज के बारे में समझिए। समलंब चतुर्भुज की दो भुजा समांतर और दो भुजा असमानांतर होता है। इनका एक भुजा 25 दे रखा है और दूसरा भुजा 45 दे रखा है और समान वाले भुजा 15-15 दे रखा है। मतलब ये समद्विबाहु समलंब है। और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के विकर्ण दोनों आपस में बराबर होते हैं। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, इनके दोनों भुजा आपस में असमान भुजा बराबर होते हैं। इनके दोनों विकर्ण भी बराबर। अगर यहां से हम लंब डालेंगे सर, यहां से देखिए लंब डाल रहे हैं, तो लंब डालें तो a 25 है तो a भी 25 होगा। बाकी जो बचा 20 वो यहां से यहां तक आधा आधा बराबर भाग में बढ़ता है, 10-10 में बढ़ता है। कब? जब समद्विबाहु समलंब रहेगा तब। इनका विकर्ण निकालना है और इनका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा विकर्ण, इसमें बड़ा और छोटा विकर्ण क्या सर? इसमें तो विकर्ण आपस में बराबर ही होते हैं, तो इसमें छोटा और बड़ा विकर्ण क्या? अब देखिए ये आपको विकर्ण निकालना है। यहां से यहां तक की मान, इसी का मान निकालने जा रहे हैं। ये 25 है और 10 है तो ये 35 हो गया। इसका मान निकालेंगे, 15 है 10 है तो इसको हम करेंगे, लंब है ना, कर्ण के स्क्वायर 15 है और ये है 10, तो 15 के स्क्वायर 225 में से 100 गया, ये 125 का रूट आ गया। इसका मान निकालने जा रहे हैं, नामकरण कर देते हैं। ए है, बी है और सी है, तो ये भी 125 रूट आ गया। और एसी का मान हम निकालेंगे तो एसी बराबर 25 और 10 35 के स्क्वायर और प्लस का आपको आ गया 125 रूट 125 के स्क्वायर। वर्गमूल ही कर देते हैं डायरेक्ट। 1225 और प्लस का 125, 1225 और 125 ऐड करो तो आपको आ गया 1350। 1350 का वर्गमूल नहीं निकालना है, अब ऑप्शन से देखना है। 13 नंबर सवाल, 14 नंबर कि ऑप्शन में कौन सा है आपको। तो 15 के स्क्वायर 225 और 225 में 6 से गुना कीजिए तो 1325।
मतलब 15√6। तो ऑप्शन से चल दीजिएगा 15√6, इसका विकर्ण आ गया। नेक्स्ट सवाल 14 के बाद 15 नंबर सवाल पर आइए कि 15 नंबर जो सवाल कहा गया वो 15 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। 15 नंबर सवाल जो आपको बोला, समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 4/3 है। समचतुर्भुज का एक विकर्ण है, मतलब रेशियो 4:3 x शामिल कर दिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 दे रखा है। एक कट गया 2 और 6 से 16 बार में कट गया और x बराबर x स्क्वायर 16, x बराबर 4 आया। मतलब अगर ये समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज के विकर्ण आपका आ गया कि पहला विकर्ण 4 4 16 और दूसरा 12 8 8 और 6 और 6 आधा आधा बांट दिए तो इनका भुजा 10 होगी। आपको पूछता कि समचतुर्भुज का भुजा कितना है, तब आप कहते कि समचतुर्भुज का जो भुजा है वो 10 है। लेकिन समचतुर्भुज का भुजा नहीं निकालना है सर, आपको जो निकालना है वो समचतुर्भुज का ऊंचाई निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल भी होता है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई भी होता है। आधार 10 दिया है, इनका ऊंचाई पता नहीं है, क्षेत्रफल 96 दे रखा है, मतलब h बराबर 9.6 सेंटीमीटर। तो अब ऐसा सवाल आता है डायरेक्ट नहीं भुजा निकालना, परिमाप निकालना, मतलब ऊंचाई तो ऊंचाई भी आराम से निकाल दिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना शीर्षलंब या तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, तब इनका ऊंचाई जो आएगा समचतुर्भुज के 9.6 आया। नेक्स्ट सवाल आइए, नेक्स्ट सवाल पर आ जाइए 15 नंबर पर। समचतुर्भुज 15 तो हो गया, 14 15 16 पर आ जाइए। 16 नंबर कहा कि एक सम चतुष्फलक की प्रत्येक भुजा। सम चतुष्फलक में समबाहु त्रिभुज का आधार का सम चतुष्फलक होता है। समबाहु त्रिभुज 4 समबाहु त्रिभुज होते हैं। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3 गुना, संपूर्ण पृष्ठ समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना। ऊंचाई हमको आयतन निकालना और आयतन √2/12 गुना भुजा क्यूब होता है। √2/12 भुजा इसका दे रखा है समचतुष्फलक का कि भुजा दे रखा है 12 का क्यूब। 1 12 से 12 समाप्त हो गया, 144 √2 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट सवाल आइए 17 नंबर। देखिए 17 नंबर भी ट्रिगोनोमेट्री से है। 17 नंबर जो आपको सवाल दिया गया है सर, ये 17 नंबर सवाल कहा कि tan 57 डिग्री प्लस का cot 37 डिग्री और बटा में दिया है कि tan 33 डिग्री और प्लस का cot 53 डिग्री, इसका मान निकालना। सबसे पहले इसको बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट हम आंसर करेंगे। ऊपर वाले मान ज्यों का त्यों रहने दीजिए, tan 57 का tan 57 ही रहने दीजिए और cot 37 का cot 37 डिग्री ही रहने दीजिए। ये देखिए 57 37 है तो नीचे भी 57 और 37 के ही फॉर्म में लाना है। तो tan 33 डिग्री को आप लिख सकते हैं cot 57 डिग्री, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा के अनुसार, और प्लस cot 53 डिग्री को लिख सकते हैं tan 37 डिग्री। अब आ गया बराबर 37 37 57 37। अगर इसको एक बार और लिखते हैं tan 57 डिग्री को 57 डिग्री ही रहने दीजिए और cot 37 डिग्री को 37 डिग्री। cot 57 डिग्री को आप लिख सकते हैं 1/tan 57 डिग्री, क्योंकि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। cot थीटा का मान होगा 1/tan थीटा और tan थीटा का मान 1/cot थीटा होगा। यहाँ भी आप यही ला सकते हैं 1/cot 37 डिग्री। जैसा ही एलसीएम लिए सर तो नीचे आपको आ गया tan 57 और इंटू का cot 37 और ऊपर जो आपका मान ज्यों का त्यों ही रहने देते हैं
tan57 डिग्री और प्लस का cot 37 डिग्री। यहाँ भी आ जाएगा आपको tan57 डिग्री और प्लस का cot 37 डिग्री कट गया और ये ऊपर आपको आ गया इंटू में आ गया मान कि tan57 डिग्री इंटू cot 37 डिग्री। ये वाले मान आपको इंटू में ऊपर चला गया और ऊपर वाला जैसा ही ऐसा सवाल आपको रहेगा। ऊपर जो आपको आया वो tan57 डिग्री आ गया और प्लस इंटू का आ गया cot 37 डिग्री। तो देख रहे हैं कि इस तरीका के जो मान है ऊपर जो दिया गया उन्हीं का दोनों गुणनफल के बराबर होता है। तो जब भी ऐसा सवाल आपका दिखाई देगा तो इस तरीका से बार बार चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट कहेंगे कि ऊपर वाले दोनों गुणनफल के बराबर, दोनों गुणनफल के बराबर आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आइए कि आपको नेक्स्ट सवाल ये 16 के बाद 17 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। तो 17 नंबर सवाल पर आइए। सत्रह नंबर सवाल से 17 तो हो चुका, 18 पर आइए। 18 नंबर क्या कहा है। 18 नंबर सवाल, 3 बरस पहले परिवार के 5 सदस्यों की आयु 35 वर्ष थी। तो बताइए कि 3 वर्ष पहले 35 वर्ष तो आज 38 वर्ष और 3 बरस के बाद कह रहा तो 3 और ऐड हो गया कि 5 सदस्य में। फिर से बात को समझिए, 3 बरस पहले 35 था तो वर्तमान में 3 ऐड किए 38 और 3 बरस बाद कह रहा है तो 3 और ऐड कर दिए तो ये आपको आ गया 41 गुना 5 205 वर्ष। तो 5 सदस्य का आयु 205 वर्ष था। बच्चा के हम आयु निकाल रहे हैं। बच्चा 1 वर्ष पहले जन्म लिया है और 3 वर्ष के बाद 4 वर्ष का हो जाएगा। ऐड कर दीजिए तो 204 और 205 और 1 4 209। तो 209 वर्ष में कितना, तो आप कहिएगा कि 6, 5 सदस्य और 1 बच्चा, तो 5 और 1 6 का निकालना है कि सिर्फ बच्चा का मान निकालना, देख लेते हैं। आपका जो मान है वो सभी का आप निकालना कि परिवार का औसत आयु ज्ञात करना है। तो परिवार का औसत आयु निकालने जा रहे हैं। तो इसका पूर्णांक में लेके चले आइएगा। 6 तिया का 18 हासिल बचा 1 और 18 तो 29, 6 चौ 24, 34.5/6। देखिए कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 2 है 34.5/6। 18 के बाद 19 पर आइए। 19 नंबर सवाल क्या कहा। तो नेक्स्ट सवाल 19 नंबर रहा। एक आदमी कुछ निश्चित टॉफी 1 रुपया में 6 के दर से और 1 रुपया में 7 के दर से, दोनों बराबर बराबर टॉफी है तो इसमें 7 से गुना कर देते हैं और इसमें 6 से गुना कर देते हैं। क्योंकि बराबर टॉफी करने के लिए एलसीएम 42 आया तो यहाँ 7 है, यहाँ 6 से। तो आप कहिएगा कि 7 और 6 13 रुपया में 42 कितना टॉफी लाया, तो आप कहिएगा 84 टॉफी लाया है। और 1 टॉफी 6 रुपया में बेच रहा है सर, 1 टॉफी को बेच रहा है वो 6 रुपये प्रति टॉफी, 1 रुपया में 6 टॉफी बेच रहा है। आप बताइए कि जब 84 टॉफी बेचेगा, 6 टॉफी 1 रुपया में तो 84 टॉफी 14 रुपया में बेचेगा। 13 का खरीदारी है और 14 का बिक्री है तो कहिएगा 1 का लाभ 13 पर, प्रतिशत में लाए 100 से गुना, 13 सत्ते 91, 7.9/13% प्रॉफिट हो चुका है। ये भी तो आसान प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। आज का लास्ट सवाल 20 पर आइए कि 20 नंबर जो सवाल कहा वो क्या कहा। तो 20 नंबर सवाल है आज का। ये दे रखा है आपको कि x प्लस 1/x बराबर √3 अलजेब्रा से x के पावर 24 प्लस x के पावर 18 प्लस का x के पावर दे रखा है आपको 12 प्लस का x के पावर 6 प्लस 1, इसका मान निकालना है। तो इस फॉर्मेट में देखिए या तो x प्लस 1/x बराबर 1 रहेगा या तो x प्लस 1/x बराबर √3 रहेगा। अगर 1 है तो पावर का अंतर 3 और √3 है तो पावर का अंतर 6। तो √3 है, पावर का अंतर 6, जोड़ा का मान 0,
पावर का अंतर 6 जोड़ा का मान 0, 0 + 0 + 1 बराबर 1। फिर से बात को समझिए, अगर इन दोनों फॉर्मेट में अगर x + 1/x है तो पावर का अंतर 3 गैप खोजना है और यहाँ पावर का 6, 3 गैप पर मान 0, यहाँ 6 पर मान 0। अभी आंसर कितना है? 1। तो आप लोग का आप कड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है और मैं भी आप धीरे धीरे सुविधा बढ़ाऊंगा आप लोग के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को जितना से जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं कि जो उनका नहीं जानकारी है उनके दोस्त के बाद आपको पहुंचाने का फर्ज है। मेरा फर्ज है कि आप लोग का मेहनत कराएंगे और धीरे धीरे कंटेंट बढ़ाकर के आपको सुविधा देते रहेंगे। टारगेट बैच के लिए आप लोग बोल रहे थे, निश्चित रहिए आपको टारगेट बैच एक लाएंगे और आराम से एग्जाम से पहले उसको समाप्त करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन भी समाप्त करेंगे, वो 3200 प्लस हो या 2700 प्लस हो। सिर्फ आप लोग का पेशेंस रखना है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो और किस तरीका से किया जाए कि और बेटर स्थिति हो, इससे कि बेटर से बेटर सुविधा दिया जाए। तो आप लोग कमेंट भी करना, लाइक भी करना है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।